हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है न्यूटन फिजिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं जो आपके लिए है। तो हम देखेंगे सेल का लेक्चर नंबर 3, सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर ये 3 है आपका, ठीक है। सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पे हम क्या देखेंगे कि ये जो अपने पास लेक्चर नंबर 3 में हम प्रोकैरियोटिक सेल को मेनली डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल देखने को कहाँ मिलता है मैं अभी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जो अपना टॉपिक है वो क्या है अपने पास, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल बच्चे लोगों? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली हम बात करेंगे किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये केवल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ये जितनी सारी बातें हम इस सेल के बारे में करेंगे वो आप समझ सकते हैं वो किसके बारे में बातें हो रही है। वो सारी बातें किसके लिए हो रही है? आपके वो सारी बातें आपके क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया के लिए हो रही है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। इससे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक सा चीज से कि प्रोकैरियोटिक सेल में होगा क्या। मान लेते ये कोई सेल है, अगर ये सेल है आपके पास तो इस सेल में ना ऐसे यहाँ पे ना कुछ न्यूक्लियर चीजें पड़ी है, तितर बितर हुई पड़ी है जिसको न्यूक्लियर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये इस तरह की चीजें पड़ी है और इसके बाहर आपको कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन आपके पास इसको घेरता हुआ नहीं दिखाई दे। ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो या फिर कहें उसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल ना हो, ऐसे सेल को आप क्या बोल देंगे? ऐसे सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और ये मेनली अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब ही बैक्टीरिया है, क्योंकि ये केवल बैक्टीरिया में ही दिखाई देगा और इसके अलावा आपको दुनिया में कहीं भी ये दिखाई बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या नाम देंगे बच्चे लोग इसको? हम लोग न्यूक्लियोइड, जिसको हम लोग फॉल्स न्यूक्लियस भी कह सकते हैं कि ये आपका फॉल्स न्यूक्लियस है। एक तरह से ये मतलब फॉल्स न्यूक्लियस जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। अब देखिए समझिए पहले, सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोटिक सेल हमें देखने को कहाँ मिलेगा? जितने सारे बैक्टीरियाज हैं, कहाँ क्या है बच्चे लोगों आपके पास? बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया आपका कौन सा सेल रखता है? प्रोकैरियोटिक सेल रखेगा ये, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। दूसरा, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो क्या है आपका प्रोकैरियोटिक सेल को शो करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, पर आप बेसिकली आप ये जानिए कि जितने सारे बैक्टीरियाज हैं उनका सेल टाइप कैसा हो जाएगा? आपका प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। क्या प्रोकैरियोटिक आपको ये सॉरी ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो सेल्स स्टार्टिंग में आए थे बैक्टीरिया नाम डाइवर्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। ये सब क्या शो करेंगे? आपका प्रोकैरियोटिक नेचर को शो करते हैं। क्लियर है क्या? ये बात को ख्याल रखेंगे कि आपका प्रोकैरियोटिक नेचर का है। अब आगे सुनिए कि इसमें क्या होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चे लोगों? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आपके पास एब्सेंट आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? पहली बात तो यही ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या एब्सेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। दूसरा ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनल भी नहीं होगा। सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। ये बात भी रखेंगे आप लोग ख्याल कि यहाँ पे भी आपके पास कोई भी न्यू सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, नहीं देंगी, नहीं देंगी। क्लियर है क्या? देखिए सारे सेल ऑर्गेनल तो नहीं होंगे बट लेकिन एक्सेप्ट एक ऑर्गेनल आपको दिखाई देगा जिसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है बच्चे लोगों इसका? राइबोसोम। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको क्या दिखाई देगा? जो कि आपको दिखाई देगा बैक्टीरिया के सेल में, राइबोसोम। इसीलिए मैं कह रहा था कि राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया में भी दिखाई देगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। जितने भी सारे सेल्स होते हैं वहाँ सब जगह दिखाई आपको ये वाला सेल दिखाई देगा या सेल ऑर्गेनल दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर कैसा होगा तो देखते हैं कैसा होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। समझते हैं इन चीज़ों को पहले हम। अब सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये आपके पास जो बन रहा है, बाहर वाला जो लेयर बन रहा है,
ये जो मैंने बाहर लेयर बना रहा है जो कि आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपके पास ना सेल वॉल है किसका, बैक्टीरिया का। एक आपका ये सेल वॉल है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है ये, ठीक है। ये जो बाहर लेयर है जो क्या बता रहा है कि सेल वॉल है बैक्टीरिया का। क्लियर। अब आगे हम लोग देखें तो ये जो अंदर वाली लेयर जो ब्लू कलर की लेयर है, ये इस लेयर को हम लोग बोल सकते हैं ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। क्या है बच्चे लोगों, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए सुनिए, मैंने आपसे कहा कि ये कोई आपका प्रोकैरियोटिक सेल है जिसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ड्रॉ करने के बाद से पहले आपने क्या देखा कि ये जो बाहर जो स्ट्रक्चर है जो पीला कलर का है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल वॉल। क्या है बच्चे लोग, ये लोग सेल वॉल। और ये जिस चीज से बना होता है उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो कौन सा केमिकल से बना हुआ है या फिर कौन सा चीज से बना हुआ है, तो उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको ध्यान रखना है इस बात को कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें जो ब्लू कलर में जो देख पा रहे हैं आप, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो क्या सर आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि क्या सर बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है? तो इसका जवाब है हाँ, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, पर यहाँ प्लांट की तरह सेल वॉल नहीं होता। जो प्लांट का सेल वॉल जो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना था, इसका सेल वॉल किस चीज से बना होगा? इसका सेल वॉल बना होगा आपका पेप्टिडोग्लाइकेन से। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर एक ना आपके पास ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? ये आपका न्यूक्लियोइड कहलाएगा, ये कह देते हैं इसको हम लोग न्यूक्लियोइड। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसको नाम दे देंगे हम लोग न्यूक्लियोइड। क्लियर। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस कहलाता है ये क्योंकि इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, फॉल्स न्यूक्लियस। अभी आपको दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक जगह मोड़ दिया है, फोल्ड कर दिया है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहीं कहीं जाके इनफोल्ड हो जाता है, अंदर की तरफ एक ना फोल्डिंग हो जाता है। इस फोल्डिंग को, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। ये वही स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती थी वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करेगा? मीसोसोम करेगा। समझ रहे हैं बात को? जो इनफोल्डिंग है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो जाके कहीं इनफोल्ड हो गया है, उसको हम लोग मीसोसोम कहेंगे, ठीक है। तो आइए उसके बाद देखेंगे यही वाली बात कि अगर आपके न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड है उसको नाम दे देंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। क्लियर है क्या? साइटोप्लाज्म नाम दे देंगे इसको हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात आती है कि ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ये फूड को स्टोर करता है इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे, रिजर्व मटेरियल है इसका, तो इंक्लूजन बॉडी। फिलहाल तो हम ये समझे कि ये जो बैक्टीरिया का जो प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल है वो बना होगा पेप्टिडोग्लाइकेन का, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज कि इसका सेल मेम्ब्रेन है जो कहीं कहीं जाके इनफोल्डिंग हो गया है, स्पेशल स्ट्रक्चर है जहाँ पे इनफोल्डिंग हो गया है, उसको हम लोग बोल देंगे मीसोसोम। क्लियर है क्या? इतना सवाल अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देख लिया हमने ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फर्स्ट टाइम ना फोटोसिंथेसिस शो कर रहे थे। तो अगर ये फोटोसिंथेटिक अगर बैक्टीरिया होता यानी ब्लू ग्रीन एल्गी होता तो इसका इनफोल्डिंग एक और स्पेशल तो इसका स्पेशल और एक इनफोल्डिंग होता जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर कहते हैं, जहां पे पिगमेंट होते और उसके थ्रू वो क्या कर रहा होता? फोटोसिंथेसिस कर रहा होता। कौन? आपका बैक्टीरिया यानी आपका प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है क्या? चलिए तो बढ़ते हैं हम और आगे। अब देखेंगे हम लोग कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है। एनसीईआरटी में जिक्र है इसके बारे में कि शेप ऑफ बैक्टीरिया को हम समझते हैं कि क्या होता है शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया को समझ लेते हैं पहले। ये तो छोटा हो गया साइज में, चलिए चल जाओ, ठीक है। अब हम लोग का जो बात करेंगे हम लोग शेप ऑफ हम बात कर लेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या शेप है इसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए बैक्टीरिया मेनली ना 4 तरह का शेप शो करता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बैक्टीरिया कैसा भी हो सकता है,
स्फेरिकल, हेक्सागोनल, राउंड, रॉड शेप, कैसा भी हो सकता है आपका बैक्टीरिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? तो हम लोग सबसे पहला जो शेप की बात करेंगे, पहला जो शेप होगा उसका नाम होगा कोकस। क्या नाम होगा बच्चे लोगों? कोकस। कोकस कैसा होता है सुन लीजिए। अगर इस तरह का बैक्टीरिया राउंड 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 स्फेरिकल बैक्टीरियाज अगर आपको देखने को मिल जाते हैं, राउंड राउंड राउंड, किस तरह का हो गया ये? स्फेरिकल। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे कोकस टाइप। क्लियर है क्या? ठीक है, पहला मैंने क्या पढ़ाया? कोकस। ये इसका शेप कैसा होगा बच्चे लोगों? स्फेरिकल होगा, मतलब इस तरह का शेप दिखाई देगा आपको बैक्टीरिया का। दूसरा जो बैक्टीरिया का शेप होगा वो होगा बैसिलस। कौन सा लस? बैसिलस। देखिए बैसिलस टाइप का जो आपके पास बैक्टीरिया होगा ये जनरली रॉड शेप होता है। किस तरह का होगा ये? रॉड शेप। इस तरह से रॉड की तरह होगा, इसको बोल देंगे हम लोग रॉड शेप बैक्टीरिया। क्लियर? रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे स्पाइरलम की। किसकी बात करेंगे हम लोग? स्पाइरलम से। स्पाइरिलम, रीलम। स्पाइरलम शेप का बैक्टीरिया कैसा होता है एक बार देख लीजिए। कुछ इस तरह का बैक्टीरिया होते हैं और यहाँ पे आपको कुछ तरह से दिखाई देंगे आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल शेप। ठीक है, ठीक है, ये कहलाएगा आपका स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें आपको, अगर हम आपसे बोलेंगे फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा आपके पास? विब्रियो। विब्रियो, ये जो चौथा टाइप है बैक्टीरिया का उसको मैंने नाम दिया विब्रियो। और इसको ना ये कॉमा शेप होता है, कुछ इस तरह से कॉमा के लाइक होगा। ठीक है, जैसे आपको अगर हम कहें तो कुछ इस तरह का शेप का, ये कॉमा शेप। ठीक है, ये बैक्टीरिया किस शेप का हो जाएगा आपके पास? कॉमा शेप। कॉमा शेप, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। अगर आपको एक बार ये सब समझ में आ गया तो जब आप क्लास 12 में डिजीज पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे बैक्टीरियाज का नाम लिया जाएगा, जैसे बैसिलस थुरंजेनेसिस, जैसे आपके पास विब्रियो कोलाई। तो उसके शेप को ना आप यहाँ से वहाँ रिलेट कर सकते हैं कि जिसकी बात हो रही है वो कौन से शेप का होगा। जैसे बैसिलस थुरंजेनेसिस, बैसिलस आ गया, बैसिलस शेप कैसा होता है आपका? रॉड शेप। तो ये आपको ना रॉड शेप दिख जाएगा, इसका जो बैक्टीरिया वो रॉड शेप आपको दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, तो ये मैंने कहा आपका शेप ऑफ बैक्टीरिया के मेनली 4 तरह के शेप होते हैं बैक्टीरिया के पास। कोकस जो कि स्फेरिकल टाइप का है, गोलाकार। फिर दूसरा है आपके पास बैसिलस जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। तीसरा है स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप होगा। और चौथा विब्रियो जैसे कोमा शेप बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ये सारी बातें अगर जान गए तो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक से और आगे, जिसपे हम लोग बात करेंगे आपके सेल एनवेलप के बारे में, बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के बारे में। चलिए आइए, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल एनवेलप। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप एंड इट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज में मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना मतलब थोड़ा चेंजेस लाना, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, इट्स मॉडिफिकेशन। अपना टॉपिक का नाम क्या है बच्चे लोगों? सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। आइए हम लोग बात करेंगे सेल एनवेलप और इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, फिर वही वाली बात कि जैसे ना कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अपने पास कोई बैक्टीरिया सेल है। क्लियर है? ये अपने पास कोई बैक्टीरिया सेल है और बैक्टीरिया सेल के बीच में ये आपके पास इसका न्यूक्लियस है, जिसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बच्चे लोगों। अगर नहीं है तो सुनिए, मैं आपको ये जो रेड कलर जो मैं आपको येलो कलर का जो बना रहा हूं, ये अपने पास मैं कह रहा हूं ये आपका सेल वॉल है, बैक्टीरिया का एक सेल वॉल, जिसको आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। ये आपके पास एक बैक्टीरिया का सेल वॉल है। क्लियर? ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया। सेल वॉल नाम दिया इसको मैंने, जो कि आपको पता ही होगा ये सेलुलोज से, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होगा। किससे बना होगा बच्चे लोगों? ये पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होगा। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। और दूसरी बात करें तो अब हम लोग थोड़ा देखेंगे सेल एनवेलप में होगा क्या क्या। और चलिए देखिए, ये जो बाहर ना एक चिपचिपा लेयर दिखाई देगा कुछ इस तरह का, इसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। देखिए अभी समझिए क्या होता है। ये ना आपके
सेल वॉल के बाहर है, ठीक है। आइए फिर से हम लोग देखते हैं अपने नॉर्मल। चलिए देखिए, ये जो आपने देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स कह दिया। ये जो आपने रेड कलर सॉरी येलो कलर का दिख रहा था, इसको हमने नाम दिया था सेल वॉल। क्या नाम दिया इसको हमने? सेल वॉल। और ये जो अंदर है, जो आपको ब्लू सॉरी व्हाइट कलर का, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब हुआ? ये तीन स्ट्रक्चर जो कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और आपका सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के एक लेयर बनाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलाकर बना सेल इन्वेलप बोल देंगे इसको हम लोग, सेल इन्वेलप। इन्वेलप क्लियर? अब देखो सेल एनवेलप में क्या क्या आ गया, ये सबसे पहली बात तो अब हम ये जानेंगे ना, ये प्लांट सेल में तो होगा नहीं, ये किस में होना है आपको? ये आपको सॉरी ये आपको ना देखने को मिलेगा बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स बाहर एक लेयर होती है, सेल वॉल के बाहर होती है। उसके बाद उसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास? सेल वॉल हो जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला करके, ये जो तीनों है, इसको तीनों को मिला करके हम लोग बोल देंगे सेल इन्वेलप। क्या बोलेंगे इसको बच्चे लोगों? हम लोग सेल इन्वेलप बोलेंगे। ये आपका सेल इन्वेलप हुआ। क्लियर? अगर हम देखें ग्लाइकोकैलिक्स को, अगर हम देखें ग्लाइकोकैलिक्स को, तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है आपके पास, ग्लाइकोकैलिक्स किसी किसी में ना ये स्मूथ होता है, स्मूथ होता है, और किसी किसी में ये हार्ड होता है। ठीक है, स्मूथ बोल दो, हार्ड बोल दो। ठीक है, स्मूथ का मतलब क्या होगा? चिपचिपा होगा, सॉफ्ट होगा। स्मूथ जिसमें होगा तो अगर उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे बच्चे लोगों? उसको हम लोग स्लाइम लेयर। अगर आपका ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ है तो इसको बोल देंगे हम लोग स्लाइम लेयर। अगर ये हार्ड है तो इसको बोल देंगे हम लोग कैप्सूल। क्लियर बच्चे लोगों? तो ये हमने क्या कहा कि जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स आपका स्मूथ भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। अगर किसी में ये स्मूथ है तो ये कहलाएगा स्लाइम लेयर, अगर ये किसी में हार्ड है तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कैप्सूल। क्लियर? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या है नहीं है, इसकी बात करें। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो आता है वो है सेल वॉल। सेल वॉल से पहले ना आप ये समझिए, जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये स्टेनिंग के बेसिस पे ना दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बैक्टीरियाज? दो तरह के होते हैं। एक बार सुन लीजिए आप लोग। अगर हम स्टेन की बात करें ना, बैक्टीरियाज की बात करें, तो ये दो तरह के होंगे। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है आपके पास ग्राम नेगेटिव। दो तरह के बैक्टीरियाज होंगे अपने पास। ये अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया दो तरह के, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और क्या होता है ग्राम नेगेटिव, उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, बैक्टीरिया को लिया साइंटिस्ट ने, ग्राम ने, और उसने इसको ना स्टेन किया और अल्कोहल से वॉश किया। अगर अल्कोहल से वॉश करने के बाद बैक्टीरिया आपका पर्पल कलर दे दे, क्या दे दे बच्चे लोगों? पर्पल कलर, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर वो कलर नहीं दे रहा है पर्पल, तो क्या बोल देंगे उसको हम लोग? नॉट पर्पल कलर। अगर ये पर्पल कलर नहीं दे रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे ग्राम नेगेटिव। क्या समझ पा रहे हैं? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बैक्टीरिया आपका अल्कोहल से वॉश करने के बाद पर्पल कलर दे दे तो ग्राम पॉजिटिव, अगर ना दे तो क्या कहलाएगा आपका? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जानने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो आप इसकी बात करेंगे हम लोग सेल वॉल की बात करेंगे। क्लियर? चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, हटाता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की। जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसकी बात करेंगे हम लोग। ये सेल वॉल बैक्टीरिया के बारे में। आइए आइए, सेल वॉल। तो अब तक तो आपको याद भी हो गया था कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। सेल वॉल की खास बात होती है, ये नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है और ये हार्ड होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को शेप देने में भी हेल्प करता है। और आगे बात करें तो ये एक बैक्टीरिया को ना तो कोलैप्स होने देगा ना तो ब्लास्ट होने देगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, एक फिक्स शेप रखता है, तो ना तो ये जल्दी ब्लास्ट होगा और ना तो ये जल्दी कोलैप्स करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है किसमें? सेल वॉल। जो आपका बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल को देखें तो हम लोग
अगर बैक्टीरियल सेल वॉल को देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो होगा आपके पास, इसका जो बनावट है वो है पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बच्चे लोगों? पेप्टिडोग्लाइकेन का। ये किस चीज से बना होता है आपके पास? ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद होनी ही चाहिए कि ये आपके पास पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। कौन चीज आपका? ये सेल वॉल, ठीक है। और अब अगर अगर हम बात करें तो ये कैसा है आपके पास? नॉन लिविंग है बच्चे लोगों। नॉन लिविंग मतलब ये इसमें जान नहीं है, या कह दे इसको डेड। रिजिड, दूसरा कैसा है? रिजिड। रिजिड का मतलब कैसा है? कठोर, सख्त, हार्ड दिल, रिजिड, ठीक है। और नॉन लिविंग ये रिजिड हो गया, ठीक है। और कठोर हार्ड भी कह सकते हैं इसको, हार्ड भी कह सकते हो, कह दो हार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज हम किसके लिए यूज करेंगे? हमारा जो बैक्टीरियल सेल है उसके लिए यूज करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे की बात आगे सुनिए। आगे अगर बात करें सेल वॉल के बारे में तो सेल वॉल एक बैक्टीरिया को क्या करेगा? ये शेप प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा बच्चे लोगों? ये शेप प्रोवाइड करेगा। कि बैक्टीरिया कौन से शेप का होगा ये डिसाइड कौन करता है? आपका सेल वॉल। जैसा सेल वॉल होगा वैसा ही बैक्टीरिया का शेप होगा। इन द सेंस मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल अगर रेक्टेंगुलर है तो बैक्टीरिया आपका रेक्टेंगुलर हो जाएगा। अगर रॉड शेप अगर सेल वॉल है तो बैक्टीरिया रॉड शेप हो जाएगा। स्फेरिकल सेल वॉल है तो बैक्टीरिया आपका स्फेरिकल हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा चीज है। और दूसरा काम क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। और बात करें तो ये क्या कहता है कि ये मतलब प्रोटेक्शन देगा भाई, प्रोटेक्शन देगा। ही नॉन लिविंग है तो ये प्रोटेक्ट करेगा, बाहर की चीजें को अंदर जाने नहीं देगा या बाहर की चीजों को बाहर ही रोक देगा, तो ये प्रोटेक्शन देने का भी काम करेगा। और मैं आपसे और बात करूं जो कि एनसीईआरटी में जिक्र है कि ये कोलैप्सिंग नहीं करने देगा सेल वॉल को, सेल को कोलैप्सिंग से बचाएगा, ये एक्सप्लोजन से बचाएगा, ये मतलब ब्लास्ट नहीं होने देगा, ये एक्सप्लोजन से बचाएगा। ये क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें कौन काम करेगा इसका? आपका ये जो भी है क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल, ये इसकी बातें होंगी। तो ये बात क्या रखनी है, जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होगा। दूसरा नॉन लिविंग है, डेड है, रिजिड है। जो भी चीजें मरी होती है ना वो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मतलब जो मरे होते हैं वो अकड़ते बहुत है। कहने का मतलब क्या है कि जो डेड होता है वो ज्यादा मजबूत होता है और लिविंग चीजें थोड़ी सी मजबूती में कम होती है और डेड चीजें ज्यादा मजबूत होती है। क्लियर? दूसरा अगर ये सेल ये बैक्टीरिया को सेफ प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा, सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा, कोलैप्सिंग एंड एक्सप्लोजन से भी इसको बचा लेगा। किसको? हमारे बैक्टीरिया को। क्लियर है क्या? अगर इतनी सारी बातें जान गए तो अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के। चलिए बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल दो भाई इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्यार से इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन बच्चे लोगों? सेल मेम्ब्रेन। चलिए ये आपके पास हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। चाहे ये बोलो चाहे वो बोलो, सबका मतलब एक ही। आइए आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने अपने लक्ष्य की तरफ। आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल में, और दूसरा जो ये अभी मैं आपसे लिए ब्लू कलर का जो बना रहा हूं ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बात तो मैंने अभी आपको बताई पहले ही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं जाके इनफोल्ड हो जाता है, ठीक है। आइए सुनिए, देखिए बात क्या है कि ये आपका सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर? अब देखो सेल वॉल कहीं कहीं जा करके ना फोल्ड हो जाता है। जब ये फोल्डिंग हो जाता है ना इसको हम लोग कहते हैं मीजोसोम। क्लियर? ये एनालोगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे यूकेरियोटिक सेल में काम करती है ना, वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करेगा बच्चे लोगों? मीजोसोम। एक खुद में ही सवाल बन जाता है ये कि कहाँ काम करेगा, स्टार लगा रहे इससे, क्योंकि ये ना जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम करती है वही काम प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है किसी भी सेल को एनर्जी देना, ठीक है, रिस्पायरेशन में हेल्प करना। तो उसी तरह से ये सेल को एनर्जी भी देगा और रिस्पायरेशन में भी हेल्प करेगा। आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, अभी पे सुनिए। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहीं कहीं जाके क्या हो जाता है? इनफोल्ड हो जाता है, और जिसको हम मीजोसोम कहते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो मेम्ब्रेन है ना वो होते हैं सिलेक्टिव परमेबल। कौन सा परमेबल बच्चे लोगों? सिलेक्टिव परमेबल।
अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे हम लोग कि सिलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या। सिलेक्टिव परमेबल कहने का मतलब है कि ये सिलेक्शन करेगा कि कौन से मॉलिक्यूल इनके अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, वाटर मॉलिक्यूल्स चला गया। ठीक है, ये चला गया। अगर मैं मान लूं कि इसमें से ग्लूकोज एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, कौन मारने की एंट्री की कोशिश कर रहा है? ग्लूकोज या सुक्रोज, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, सुक्रोज पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये ना एंट्री नहीं देगा, ये एंट्री नहीं कर पाएगा। कहाँ से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंट्री नहीं कर पाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का बड़ा बेसिक सा मतलब हुआ कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये किसी चीज को तो अंदर जाने दे रहा है और किसी चीज को अंदर जाने नहीं दे रहा है। कहने का मतलब कि ये सेलेक्टिव नेचर में है, इसको मतलब पोलर को जाने दे रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जाने दे रहा है, पोलर मॉलिक्यूल को जाने नहीं दे रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल, या इसी को हम लोग प्यार से बुलाते हैं सेमी परमिएबल। अब हम लोग अगले जो टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है मीसोसोम। मीसोसोम एक प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें ये बताता है कि प्रोकैरियोटिक सेल दिखेंगे कैसे। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग मीसोसोम के बारे में। मीसोसोम क्या आपको पता होगा मीसोसोम क्या होता है? देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो कहीं कहीं जाके इनफोल्ड हो जाता है। इनफोल्ड करने का मतलब क्या कि जैसे ना ये इनफोल्डिंग बना लिया, एक गड्ढा बना लिया और यहाँ पे बहुत सारा एंजाइम भरे पड़े हैं। ठीक है, एंजाइम भरे पड़े हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया हमने? मीसोसोम। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इंपॉर्टेंट है भाई, चलो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है ये? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बोल दो या बच्चे लोगों सेल मेम्ब्रेन बोल दो। शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि बार बार मैंने लिख चुका है इसका नाम। ये इनफोल्डिंग है किसके तरफ है? इन द सेल। ठीक है, और ना ये एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ड्रिया रे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सीधा सीधा सा है, जो काम हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करेगा बच्चे लोगों? मीसोसोम करेगा। ठीक है, तो ये बात का ख्याल रखेंगे। एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे लोगों कि जो ये एनालोगस किसका है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका एनालोगस है, ये बात का ख्याल रखेंगे। क्लियर? चलिए, तो आप देखिए इसमें ना क्या भरा होता है? एंजाइम भरा होता है। बहुत सारा एंजाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये सब बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ करेगा। और ये जो आपका मीसोसोम है ना, ये फॉर्म में हो सकता है, ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स में फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में जिक्र है सब, वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है। ये इस फॉर्म में आपको दिखाई दे सकते हैं। कौन? मीसोसोम। मीसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, और ये इनफोल्डिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक तरफ मुड़ जाना है जिसको हम लोग मीसोसोम कह रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब हम फंक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीसोसोम। तो मैंने अभी आपको बड़ा प्यार से बताया, बड़ा प्यार से समझाया क्या कि जो हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगी वही काम प्रोकैरियोट में कौन करेगा बच्चे लोगों? अपना मीसोसोम करेगा। चलिए, फंक्शन ऑफ मीसोसोम को देखते हैं हम लोग कि क्या फंक्शन है इसका। फंक्शन ऑफ मीसोसोम, फंक्शन ऑफ मीसोसोम, मीसोसोम, फंक्शन ऑफ मीसोसोम। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मीसोसोम एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसका काम क्या? देखो, इसका काम है सेल डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, ये पहला पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में भी जिक्र है इसका। दूसरी बात, ये आपका रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। किसमें बच्चे लोगों? रिस्पायरेशन। जैसे हमारे यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन करता है, वैसे ही यहाँ पर रिस्पायरेशन कौन करेगा? आपका मीसोसोम करेगा। सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, सेल डिवीजन में भी हेल्प कर देगा ये अपना मीसोसोम। और बात करें तो हम लोग सेल डिवीजन सिक्रीशन में भी हेल्प कर देता है ये कभी कभी। सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब होता है किसी चीज का बाहर आना, किसी चीज का बहना भी कह सकते हैं हम लोग, सिक्रीशन बोल देंगे। क्लियर है क्या? चलिए, तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा और बात करेंगे इस प्रोकैरियोटिक सेल पे ही।
फिर हम लोग पहुंचेंगे यूकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक मेसोसोम हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके अगले पार्ट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल पे ही बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे पहली बार फोटोसिंथेसिस किसने किया था और किसके हेल्प से किया था। अगर हम कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड नहीं होगा, तो फिर इसने फोटोसिंथेसिस कैसे किया, इन सब बातों पे हम लोग अगले लेक्चर पे बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन अच्छा खासा हो गया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, इसी का आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है क्या बच्चे लोगों? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।